नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपकी जो सीटेट की क्लास होने वाली है वो आपके वो प्रश्न होने वाले हैं आपके जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल जाते हैं। हम आपको बता दें तो इनमें आपकी जो परिभाषाएं होने वाली हैं वो अपसारी चिंतन हो गया, आपका अपसारी चिंतन, पोर्टफोलियो, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण और साथ में समायोजन के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों को पता है कि हम आपको वही कंटेंट करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में जिससे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में नहीं आती है। हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में सीधा आता है हमें और हमारे प्रश्न को आसानी से कर देते हैं। बात करें इससे पहले हमारी जो क्लासें हो चुकी हैं, अगर आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप लोग वो क्लासें देख लीजिएगा। वो क्लासें जो है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली हैं। उन क्लासों में हमने आपके नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड जिन्हें देख करके प्रश्न में आप सीधा ही 20 सेकंड के अंदर आप उस प्रश्न को कर लेंगे। उसके साथ में हमने सीडीपी की एक क्लास ली है और आपके एनसीएफ 2005 के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी है। आज की क्लास आप लोगों के लिए समझिएगा, जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए ये शब्द जो हैं जिनकी ये हमको सीधे देखने को मिल जाते हैं, तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल आसान सी भाषा में। उससे पहले चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। याद रखिएगा कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये जो क्लासें हैं जैसे ही अपलोड होंगी वो आपको टाइम पर मिल जाएंगी। और इस बार का सीटेट एग्ज़ाम आप लोग निश्चिंत हो जाइएगा, आपका इतनी बेहतरीन तरीके से निकलेगा, इतना अच्छा स्कोर होगा कि आप लोग भी कहेंगे कि मज़ा दिला दिया सर जी। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो आपकी परिभाषा है वो है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या है? तो वे समस्याएं जो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं, ठीक है, या जिनका एक ही उत्तर होता है, अभिसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बंद श्रेणी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलिएगा अभिसारी चिंतन हम आपको जो पीवाईक्यू कराएंगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके से करा देंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर केवल एक ही होगा, उसका दूसरा कोई भी उत्तर नहीं होगा। जैसे आपके प्रश्न में एक बार आया था पीवाईक्यू में कि 2 + 2 = 4। ठीक है, 2 + 2 4 होते हैं। तो ये किस प्रकार का चिंतन है? अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन है, निदानात्मक है, या आपका जो सृजनात्मक चिंतन है। तो इस तरीके से जो आपके प्रश्न हैं वो आते हैं। तो जिनका उत्तर एक होता है, केवल दूसरा कोई उत्तर नहीं होता है, वो आपका क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है, अभिसारी चिंतन होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझिएगा। आपको कोई परिभाषाई भाषा नहीं रटनी है, आपको ऐसी भाषा समझनी है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और आपको सरलता से समझ में आए। हमने इसीलिए ऐसी भाषा रखी है कि जिसका एक ही उत्तर हो, एक ही बिंदु पर केंद्रित हो, ऐसे समझिएगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अभिसारी चिंतन हो जाएगा। जैसे ताजमहल कहाँ स्थित है? अब ताजमहल कोई पूछेगा बच्चा कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो बच्चा कहेगा आगरा में। ठीक है, बच्चा क्या कहेगा? बच्चा कहेगा आगरा में। तो अब दूसरी जगह तो बताएगा नहीं, ये तो नहीं कहेगा कि मथुरा में स्थित है, या ये नहीं कहेगा कि दिल्ली में स्थित है, या ये नहीं कहेगा पंजाब में स्थित है। वो यही कहेगा कि ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। दूसरा, अगर बच्चे से आप पूछेंगे कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो बच्चा जो नाम होगा वही तो बताएगा, दूसरा कोई नाम तो नहीं बता देगा। तो इस तरीके का जो उत्तर एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, एक ही उत्तर होता है उसका, वो आपका अभिसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका अपसारी चिंतन। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। बात करें सन 2024 के जो आपका जनवरी वाला एग्जाम हुआ था उसमें इससे 3 प्रश्न देखने को मिल गए थे केवल अपसारी और अभिसारी चिंतन से। इसमें क्या है? इसमें समस्याएं एक से अधिक उत्तर होते हैं इसके, ऐसे समझिएगा, एक से अधिक बिंदुओं पर केंद्रित होती हैं। इनका जवाब देने में बच्चे की चिंतन, कल्पना एवं सृजनात्मकता का विकास होता है। ठीक है, आप लोग इसका उत्तर देंगे तो आप लोग चिंतन भी करेंगे, आप लोग कल्पना भी करेंगे और आप लोगों का सृजनात्मकता का भी इसका विकास होगा। कैसे? इसमें खुले सिरे वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर एक से अधिक होते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमने वही भाषा लिखी है जो आपको समझ में आएगी। जैसे भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सकता है, आप बताइएगा। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सकता है, तो आप लोग केवल एक शब्द नहीं बोलेंगे, उसके लिए आप लोग कुछ तो बताएंगे, कुछ ज़्यादा चीज़ें बताएंगे कि हम भ्रष्टाचार किस तरीके से कम किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग ये नहीं कह सकते कि केवल एक ही शब्द आपने बता दिया कि भ्रष्टाचार को इस तरीके से खत्म किया जा सकता है। आप क्या करेंगे? आप उसके बारे में पूरा एक तरीके से
5, 6, 7, 8 जितनी लाइनें आपको आएंगी आप वो सभी लाइनें बताएंगे। अगला है आपका कि अपने देश की उन्नति कैसे करें। आप अपने देश की उन्नति कैसे करें, अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है तो आप ये तो नहीं कहेंगे केवल कि उसको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा मजबूत कर दो तो देश की उन्नति हो जाएगी। आप क्या कहेंगे कि देश की उन्नति के लिए शिक्षा भी जरूरी है, देश की उन्नति के लिए रोजगार भी जरूरी है, देश की उन्नति के लिए जो हमारा बिजनेस है वो भी जरूरी है, देश की उन्नति के लिए कृषि भी जरूरी है। तो हर चीज़ देश की उन्नति के लिए जरूरी है जो देश को आगे ले जाती है। तो इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने अपना चिंतन भी किया, हमने इसमें कल्पना भी की, इसमें हमने सृजनात्मकता नई नई चीज़ें भी सोची। तो ये जो आपका होता है ये आपका अपसारी चिंतन हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सरल था, आपको दोनों ही समझ में आ गए होंगे और अब आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। अगला है आपका निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, तो निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, ये शिक्षण में विद्यार्थियों की कमियों के बारे में जानना होता है कि इसके शिक्षण में कौन सी कमियां हैं। निदान आप ऐसे समझिएगा कि इसमें निदानात्मक का मतलब सिर्फ इतना समझिएगा आप लोग कि किसी की कमियों के बारे में जानना कि उसमें कौन सी कमी है। उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो इसमें व्यक्ति की कमियों को दूर किया जाता है। ठीक है, निदानात्मक मतलब समझिएगा किसी की कमियों के बारे में जानना। उपचारात्मक आप देखिएगा, निदान मतलब किसी चीज़ की कोई कमी है, कोई बीमारी है तो आपने उसके बारे में जान लिया, अब उसका उपचार करेंगे तो उसको दूर करने के लिए करेंगे, उन कमियों को जो उसके अंदर है उन कमियों को दूर करने के लिए ही तो उपचार करेंगे। तो उपचारात्मक का मतलब हो जाएगा कि विद्यार्थियों की जो शिक्षण में जो कमियां आ रही हैं उन कमियों को दूर करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं और उन कमियों को जानने के लिए हम निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला है आपका कि समायोजन क्या है। तो समायोजन क्या होता है, एक परिस्थिति के अनुसार जो अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, या पूर्व ज्ञान में थोड़ा परिवर्तन करके नए ज्ञान के साथ में जोड़ देना ही समायोजन कहलाता है। इसकी परिभाषा एक तरीके से आपकी आ भी चुकी है एग्जाम में, आपको इसके 2 विकल्प आए थे, शायद जनवरी 2024 में भी इसका एक प्रश्न आया था। समायोजन ऐसे समझिएगा जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आपने उसमें पिछला ज्ञान जो है वो आपको जोड़ना पड़ा। तो अब बिल्कुल जैसे आप मान के चलिएगा आप लोग कार चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, अब कार चलाना आप लोगों ने सीखा तो उसके साथ में आपको ट्रक चलाना भी मिल गया। तो आपका पिछला जो ज्ञान था कार का उसको और ट्रक का जो नया ज्ञान है उसको, उन दोनों को जोड़ करके जो आपका ज्ञान बना ट्रक चलाने के लिए वो आपका समायोजन कहलाने लगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार जो अपने आप को ढाल लेता है और जो नया ज्ञान प्राप्त होता है उसे आपका समायोजन कहते हैं। चलिएगा, अगला देख लेते हैं आपका पोर्टफोलियो, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। इससे आपका एक आध प्रश्न जरूर आता है। पोर्टफोलियो क्या है, तो पोर्टफोलियो आपकी एक प्रकार की फाइल है जिसमें बच्चे के निश्चित अवधि के उसके कार्यों को रखा जाता है। जैसे जब आप शिक्षण कर रहे हैं तो आपके उन कार्यों को रखा जाता है कि आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, आपकी व्यक्तिगत स्थिति क्या है, आप शिक्षण के दौरान कैसा कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई में रुचि कैसी है, आपने खेल में कौन से अवार्ड जीते हैं, या आपने शिक्षक के जो शिक्षार्थी के तौर पर आपने क्या क्या किया है, या आपकी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आपकी रुचि क्या है, आप क्या वो कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये सभी जानकारी जो आपकी है वो आपकी पोर्टफोलियो में रखी जाती है। पोर्टफोलियो से क्या होता है कि पोर्टफोलियो बच्चे का मूल्यांकन करने में आसानी होती है। ठीक है, और जब बच्चा अपनी उच्च कक्षा में जाता है तो वही पोर्टफोलियो आपने जो उच्च कक्षा का जो टीचर है, जैसे मान के चलिएगा बच्चा कक्षा 2 में पढ़ा, 2 में पास होकर जब वो कक्षा 3 में जाता है तो आप वही जो फाइल होती है वो कक्षा 3 वाले शिक्षक को देंगे। तो उसी हिसाब से वो शिक्षक पढ़ाएगा कि इस बच्चे को हमें किस तरीके से पढ़ाना है, इसमें जो पिछली जो कुछ कमियां हैं वो किस तरीके से दूर करनी है, किस चीज़ में ये बच्चा बेहतर कर रहा है, किस चीज़ में ये बच्चा खराब कर रहा है। तो उसके बारे में जो जानने की प्रक्रिया होती है वो आपकी पोर्टफोलियो के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों के साथ में, क्योंकि शेयर करने से आप लोगों को पता है कि आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो क्लासों को पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जुड़ते रहिएगा। जो भी घर से तैयारी कर रही हैं, जो महिलाएं हैं वो तैयारी कर रही हैं, तो हम आपको बता दें कि आप लोग निश्चिंत हो जाइएगा, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा। आप डेली के हमें 10, 15, 20, 30 मिनट जितने की ही क्लास होती है, अगर आप लोग उस क्लास को देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से निकलेगा। बात करें अगर अपनी, तो जनवरी 2024 के एग्ज़ाम को हमने पहली बार में ही पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को पास किया है। चलते हैं इसी के साथ में, ध्यान रखिएगा अपना।
और बोलिएगा हमारे साथ, जय हिंद।